हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले कम से कम 5 से 6 साल पहले के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको हमेशा सोल्व करके जाया करिए। इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में। आप देखेंगे आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इन्हीं क्वेश्चन पेपर से रिपीट हुए रहते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं से आए रहते हैं। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं यदि इनको किए रहते हैं तो, और साथ ही साथ आप अपने टाइम को भी बचा लेते हैं। और आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिससे कि हर साल जो एग्जामिनर्स होते हैं उसी टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर करके सेम टॉपिक के क्वेश्चन को उठाते हैं, तो आप लोग उसको भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इसलिए हमेशा 5 से 6 साल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं हमेशा उसको सॉल्व करके जाया करिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज के भी वीडियो लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चन पेपर के जो भी प्रश्न हैं उसको लेकर के आए हैं और साथ ही साथ उसके आंसर को भी देखेंगे कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके बाद हम इसके आंसर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं आप लोग को सभी के सभी क्वेश्चन करने पड़ते हैं और 50 वर्ड में प्रत्येक जितना भी प्रश्न है सबको 50 वर्ड में लिखना पड़ता है और प्रत्येक प्रश्न का जो है 2 या 3 मार्क्स होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है, ठीक है, यानी जल विभव क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसको कहते हैं हम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आप लोग को एक नोट लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन रूट प्रेशर इज मैक्सिमम। किस कंडीशन में रूट प्रेशर सबसे ज्यादा हाई होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट वुड नॉट बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन्स इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स। किस हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेनी सीजन वुडन डोर स्वेल अप व्हाई। रेनी सीजन में जो लकड़ी का दरवाजा होता है वो फूल जाता है, क्यों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर्स इन विच आरएनए। किस आरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स के एग्जांपल के बारे में आप लोग को लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, पास्चर इफेक्ट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्रेंज एनाटोमी। इन सभी के बारे में आप लोग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग इसके एक एक करके सबके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो देखिए बताया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर एंड एनी अदर सिस्टम्स इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। अब इसको समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए समझिए, मान लीजिए ये क्या है, ये 2 बीकर लिए हैं, ठीक है। अब दोनों बीकर में हमने क्या कर लिया है कि इसमें भी वाटर फिलअप कर दिया है और इसमें भी वाटर फिलअप कर दिया है, ठीक है। दोनों में वाटर हमने भर दिया है। तब क्या होगा कि जब हम दूसरे वाले बीकर में, जो ये वाला बीकर है, इसमें यदि हम सोल्यूट को भी ऐड कर दें, ठीक है, इसमें सिर्फ व सिर्फ प्योर वाटर है, लेकिन इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले बीकर में हम सोल्यूट को भी ऐड कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इस वाटर की जो फ्री एनर्जी थी अब कम हो जाएगी। वाटर के पास अपना खुद का क्या होता है, फ्री एनर्जी होता है, लेकिन सोल्यूट ऐड करने की वजह से ये क्या करता है कि इसकी फ्री एनर्जी को कम कर देता है। तब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है ना, प्योर वाटर के बीच एंड जो ये दूसरा अदर सिस्टम से इसके बीच जो डिफरेंस होता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो है फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा है, फर्स्ट वाले बीकर का, सेकेंड वाले का फ्री एनर्जी कम है। तो इसमें क्या होता है कि जो ज्यादा जिसका फ्री एनर्जी है वह लो फ्री एनर्जी की तरफ क्या करता है, ट्रेवल करता है। इसके वजह से क्या होता है कि आप प्लांट्स में देखते हैं ना कि जो प्लांट्स होते हैं इसमें जो होता है रूट में, यदि जब आप
वाटर देते हैं तो ये कहाँ पे जाता है, इसके स्टेम पे जाता है, लिप्स में जाता है, तो कैसे जाता है, ठीक इसी तरीके से जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे आप वाटर को देते हैं तो यहाँ पे वाटर की जो एनर्जी होती है, यहाँ पे वाटर की एनर्जी फ्री होती है, बहुत ही ज़्यादा वाटर की एनर्जी होती है। तब क्या होता है कि रूट से वाटर जो होता है, ऊपर जो है वाटर की एनर्जी क्या होती है, फ्री एनर्जी वाटर की कम होती है। तो ये क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी जहाँ पे हायर वाटर की फ्री एनर्जी है वहाँ से लो वाटर की फ्री एनर्जी की तरफ जो वाटर होता है वो मूव करता चला जाता है। इस तरीके से जो होता है रूट से वाटर कहाँ पे जाता है, ऊपर जो होता है प्लांट के लीफ और स्टेम के पास पहुंच जाता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो अब फिर से इसको पढ़िए, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर एंड एनी अदर सिस्टम। एनी अदर सिस्टम मतलब क्या हो गया, दूसरा सिस्टम, जैसे कि सेल के अंदर क्या भरा होता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में भी तो वाटर होता है ना, तो इसकी फ्री एनर्जी की बात किया गया है। और जो प्योर आप वाटर जो प्लांट्स को देते हैं उसकी एनर्जी के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, अब इसको डिनोट किससे कहते हैं, तो वाटर पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है साई से। किससे डिनोट किया जाता है, साई से। ये जो त्रिशूल नुमा संरचना है इसको क्या कहते हैं, साई कहा जाता है। अब साई बराबर क्या होता है, सोल्यूट का पोटेंशियल एंड प्रेशर का पोटेंशियल। ठीक है, साई यहाँ पे रहेगा। साई एस बराबर क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल, एंड साई पी बराबर क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब इसके यूनिट की बात करें हम वाटर पोटेंशियल के, तो वाटर पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो पास्कल हो गया, मेगा पास्कल हो गया, ये वाटर पोटेंशियल का यूनिट होता है। अब देखिए वाटर पोटेंशियल जो होता है किसके किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ट्रांसपीरेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि जब रूट से हमारा जो वाटर होता है जब वो लीव्स के पास, स्टेम के पास पहुंचेगा तभी तो ट्रांसपीरेशन होगा ना। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि जो वायवीय भाग होता है प्लांट का, इसी जगह से वाटर जो होता है वेपर के रूप में निकलता रहता है। तो जब वाटर हमारा ऊपर जाएगा तभी तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा वेपर के फॉर्म में। तो इसके लिए आवश्यक होता है वाटर अपटेक। वाटर को कैसे प्लांट लेगा, तो इसी वाटर पोटेंशियल के द्वारा लेगा कि जब वाटर यहाँ पे दिए तो सोइल में वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है और प्लांट के सेल में वाटर का पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो ये जो वाटर का जो फ्री एनर्जी है कम है, तो जो वाटर होता है जो हाई फ्री एनर्जी से कहाँ पे जाता है, लो फ्री एनर्जी की तरफ जाने लगता है, जिससे कि प्लांट के पूरे जो सेल होते हैं सभी को वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आवश्यक होता है, न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी आवश्यक होता है। ठीक है, यदि आपको ये नहीं समझ में आया होगा या इसको डिटेल से पढ़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से जा करके इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसको माना जाता है, तो जो लिंक रिएक्शन होता है इसको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ठीक है, लिंक रिएक्शन को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से भी जाना जाता है एंड पायरुवेट ऑक्सीडेशन के नाम से भी लिंक रिएक्शन को जाना जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, हमने आप लोग को बताया था कि ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। किस प्रोसेस के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा बनता है। अब ये जो पायरुवेट बना है, ये पायरुवेट जो होता है लिंक रिएक्शन में जाता है और इससे क्या बनता है, इस पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कहाँ पे जाता है, क्रेब साइकिल में जाता है। ये क्रेब साइकिल में जाता है और क्रेब साइकिल के बाद जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाता है। ठीक है, ये हमने आप लोग को बताया है पूरा। तो इसमें देखिए ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, यानी पायरुवेट जब हमारा चेंज हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, यही हमारा जो है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल के बीच का क्या माना जाता है, लिंक, यानी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ठीक है, लिंक रिएक्शन जिसमें कि हमारा पायरुवेट जो है वो चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इसी को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल के बीच का कनेक्टिंग लिंक। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या बताया गया है, द लिंक रिएक्शन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुवेट किस में चेंज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है, विच देन इंटर द क्रेब साइकिल। उसके बाद ये कहाँ पर इंटर करता है, तो क्रेब साइकिल में इंटर करता है। दिस प्रोसेस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये भी हमने आप लोग को जब इसके बारे में बताया था तो उसमें हमने आप लोग को बताया है। एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, और इसमें क्या क्या होता है, तो ये
3 स्टेप में देखेंगे कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप जो कि है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट। यहाँ पे पाइरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाइरुवेट है। अभी पाइरुवेट हमारा किस में चेंज होने जा रहा है, एसिटाइल को एंजाइम ए में जब चेंज होने जाता है तो सबसे पहले होता है इस पाइरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यहाँ से निकल जाता है। आगे बताया गया है ऑक्सीडेशन होता है ऑफ द रिमेनिंग 2 कार्बन फ्रेगमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा बचा है 2 कार्बन का फ्रेगमेंट, अब इसका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि क्या बनता है, NaDH बनता है। तो यहाँ से NaDH भी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, उसके बाद यहाँ से क्या निकल गया, NaDH निकल गया। उसके बाद आप देखेंगे द रिमेनिंग एसिटाइल ग्रुप्स इज अटैच हो जाता है कोएंजाइम से। ठीक है, अब जो हमारा बचा हुआ है एसिटाइल ग्रुप वो किससे अटैच हो जाता है, तो वो कोएंजाइम से अटैच हो जाता है और क्या बनाता है, कोएंजाइम ए से यहाँ पे अटैच होगा, इसलिए यहाँ पे क्या ऐड होता है, तो कोएंजाइम ए यहाँ पर आकर के इस रिएक्शन में ऐड होता है और यहाँ पे बना लेता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को बना लेता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड आगे बताया गया है दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में ये जो रिएक्शन है वो होता है। ये आप लोग को यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जा करके इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है लेग्यूम्स के साथ। ठीक है, जो लेग्यूम्स का प्लांट्स होता है उसके रूट में आप देखेंगे ना, तो ये क्या है, कोई भी लेग्यूम्स है। ठीक है, लेग्यूम्स के प्लांट का जो रूट होता है, ठीक है, तो उसके रूट में आप देखेंगे तो इस तरह से नोड्यूल्स बना लेते हैं। ये जो राइजोबियम्स होते हैं वो इस तरीके से नोड्यूल्स बना लेते हैं। अब ये राइजोबियम क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंट में जो भी नाइट्रोजन है, N2 के रूप में नाइट्रोजन रहता है और प्लांट इसको N2 के रूप में ले नहीं सकता है, तो ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है इस N2 को लेते हैं और ले करके इसको तोड़ कर किस रूप में कर देते हैं, तो NH3 यानी अमोनिया के फॉर्म में कर देते हैं। अब ये जो अमोनिया होता है इसको क्या करता है कि ये प्लांट ले लेता है और उसके बाद क्या करता है, प्लांट अपना लेकर के अपना आगे का काम करता रहता है और ये प्लांट क्या करता है कि इस राइजोबियम को फूड प्रदान करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस इन लेग्यूम्स अकर्स थ्रू अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, दीज बैक्टीरिया लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट। लेग्यूम प्लांट के रूट में नोड्यूल्स बना करके ये रहते हैं एंड कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू अमोनिया के फॉर्म में कर देता है, विच प्लांट कैन यूज, जिसको प्लांट यूज कर लेता है क्या क्या बनाने में, तो सिंथेसिस करने में, प्रोटीन का सिंथेसिस करने में, क्योंकि प्रोटीन में आप देखेंगे जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो उसमें यूज कर लेता है एंड अदर इसेंशियल कंपाउंड्स को बनाने में प्लांट उसको यूज कर लेता है इस अमोनिया को। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो राइजोबियम ये बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहा है, इस राइजोबियम नामक बैक्टीरिया को क्या दे देता है, तो भोजन दे देता है। ठीक है, तो इसका भोजन बन जा रहा है और इस राइजोबियम से जो प्लांट है वो अमोनिया को भी ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, इन विच कंडीशंस रूट प्रेशर इज मैक्सिमम। किस कंडीशन में रूट प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो देखिए रूट प्रेशर हमने आप लोग को बताया कि जो फ्री एनर्जी होता है प्योर वाटर का और जो अदर सिस्टम्स होता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है, रूट प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, रूट प्रेशर देखेंगे तो यदि वाटर का रूट प्रेशर देखेंगे तो सबसे हाई होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका रूट प्रेशर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है 0 रूट प्रेशर प्योर वाटर का, ये सबसे ज़्यादा हाई रूट प्रेशर है। अब जितना भी देखेंगे आप उसके बाद जो भी यदि जितना भी अधिक आप सोल्यूट मिलाते जाएंगे तो इसका रूट प्रेशर क्या होता जाएगा, और भी माइनस यानी कम होता चला जाता है। सबसे मैक्सिमम हाई रूट प्रेशर क्या होता है, तो वो होता है 0, जो कि प्योर वाटर का रूट प्रेशर है। ठीक है, तो रूट प्रेशर सबसे ज़्यादा कब
अधिक कब होगा, जबकि हमारे वाटर जो होता है अधिक रहेगा। जब वाटर हमारा अधिक रहेगा तभी तो रूट प्रेशर भी अधिक रहेगा। तो वही आप लोग को यहाँ पे देखिए बताया गया है, रूट प्रेशर इज टाइपिकली मैक्सिमम अंडर कंडीशन ऑफ हाई सोइल मॉइस्चर, जब सोइल में मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, एंड लो ट्रांसपीरेशन रेट, और जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो कम होगा। जब ट्रांसपीरेशन कम होगा तो प्लांट्स में वाटर अधिक रहेगा, जब प्लांट्स में वाटर अधिक रहेगा तो जो हमारा रूट प्रेशर है वो भी अधिक रहेगा। ठीक है, सबसे पहला देखिए यहाँ पे सच एज ड्यूरिंग, पहला है नाइट टाइम में। नाइट टाइम में देखेंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होता रहता है, इसके वजह से आप देखेंगे कि क्या होता है कि रूट प्रेशर हाई होता है प्लांट में। आगे बताया गया है हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अधिक रहेगी तब भी आप देखेंगे, या फिर आफ्टर रेनफॉल के बाद जब देखेंगे तब भी वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हाई होती है। जब वाटर अधिक रहेगा तो रूट प्रेशर हाई रहेगा, क्योंकि वाटर की जो होता है, जो रूट प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आगे बताया गया है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे भी रूट प्रेशर हाई होगा, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट वुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस देख लीजिए क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो जो प्लांट्स होता है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेता है और लाइट एनर्जी को लेता है। क्लोरोफिल की सहायता से वो क्या करता है, अपने फूड जो कि ग्लूकोज है और ऑक्सीजन, इसको बनाता है। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो जो है लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, और जो वाटर है ये भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, लाइट एनर्जी है ये भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी टेम्परेचर नहीं दिया गया है, यानी जो टेम्परेचर होता है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो अ फैक्टर दैट वुड नॉट बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज टेम्परेचर व्हेन it is within an optimum range. If the temperature is ideal for the specific plant species, it will not limit the rate of photosynthesis. ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स देखिए जैसे कि लाइट इंटेंसिटी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो गया, और जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है कैन लिमिट करता है फोटोसिंथेसिस को, स्पेशली इट दे फॉल बिलो द रिक्वायर्ड लेवल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच हार्मोन्स इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स, किस हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। तो जो प्लांट का एब्सिसिक एसिड होता है इसको क्या कहा जाता है, जो प्लांट का हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड, इसको क्या कहा जाता है, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एब्सिसिक हार्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग प्लांट रिस्पॉन्स टू वेरियस स्ट्रेस कंडीशन। जब प्लांट हमारा स्ट्रेस कंडीशंस में होता है तब ये क्या करता है, प्लांट की हेल्प करता है। जैसे कौन कौन सा कंडीशन हो गया, जैसे सूखा की कंडीशन हो गया, और सेलेनिटी जो होता है वो हाई हो गया, और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तब क्या करता है कि ये प्लांट की हेल्प करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। आगे बताया गया है इट प्रमोट्स स्टोमेटल क्लोजर टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है जब सूखा रहता है तब, ताकि जो वाटर का लॉस है वो कम हो सके, और इनहेंस कर देता है रूट के ग्रोथ को, ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, एंड अलोविंग प्लांट टू कोप विथ एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी जब इन्वायरमेंटल कंडीशन प्लांट के प्रतिकूल होता है तब भी ये प्लांट की हेल्प करता रहता है। इसलिए एब्सिसिक एसिड को क्या कहा जाता है, प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन रेनी सीजन वुडन डोर स्वेलअप वाई। रेनी सीजन में जो वुडन डोर होता है वह स्वेलअप हो जाता है, क्यों, तो क्यों हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो वुडन डोर होता है रेनी सीजन में ड्यू टू मॉइस्चर एब्जॉर्ब, वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। वुड इज हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स होता है, मीनिंग इट कैन एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम द इन्वायरमेंट से। एंड व्हेन ह्यूमिडिटी लेवल राइज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट का, तो उससे क्या हो जाता है, द वुड एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को एंड कॉजिंग टू एक्सपेंड। ठीक है, दिस स्वेलिंग कैन लीड करता है डोर बिकमिंग स्टंग इन दियर फ्रेम, डिफिकल्ट टू ओपन एंड क्लोज। ठीक है, आगे बताया गया है वंस द ह्यूमिडिटी डिक्रीज, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है द वुड में ड्राई आउट, तो जो वुड होता है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, एंड श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल पहले जैसा कि ओरिजिनल साइड में था उस तरीके से ओरिजिनल साइज का हो जाता है। ठीक है,
ये समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़िएगा, अच्छे तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोग से पूछा गया है, द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर्स इन विच आरएनए। जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर्स होता है वो किस आरएनए का होता है? तो आप लोग को सबको पता है कि जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है वो होता है टीआरएनए का, यानी ट्रांसफर आरएनए का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर्स रिफर्स टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए का। इट हैज 3 लूप्स, इसके पास क्या होता है, 3 लूप्स होते हैं। कौन कौन सा लूप है? एक है DHU लूप हो गया, एक हो गया T-Cy लूप होता है, एक होता है एंटीकोडोन लूप होता है। ठीक है, तो 3 लूप होता है और ये इसेंशियल होते हैं फॉर पेयरिंग विथ mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जब होता रहता है, जब mRNA राइबोसोम से जुड़ता है, तो उस समय क्या होता है कि ये आवश्यक होते हैं। कैसे आवश्यक होते हैं देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो T-Cy लूप है इसको क्या कहा जाता है, राइबोसोमल रिकॉग्नाइज साइट। ये रिकॉग्नाइज करता है, जो आपका mRNA होता है इसको रिकॉग्नाइज करता है कि इस mRNA पर राइबोसोम कहाँ पर जाकर के अटैच हो। तो ये जो राइबोसोम की रिकॉग्नाइज साइट को क्या करता है कि देखता है, बताता है। एंड नेक्स्ट जो है आप लोगों का है, यहाँ पर देखेंगे एंटीकोडोन लूप है। तो ये एंटीकोडोन लूप क्या करता है कि यहाँ पे आकर के mRNA पे उपस्थित कोडोन को पढ़ता है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करता है कि ये ले करके आता है, जितना भी आपका एमिनो एसिड होता है इसी के अनुसार एमिनो एसिड को लेकर आने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, राइट एग्जांपल्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े होंगे कि ये 3 प्रकार के होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सबसे पहला होता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे, एक होता है मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड होता है ओलिगोसेकेराइड, थर्ड होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड के बारे में आप लोगों से पूछा है कि ओलिगोसेकेराइड्स से क्या होते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि मोनोसेकेराइड्स के स्मॉल नंबर से बने होते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट कितना होता है, तो कम से कम 2 से लेकर के 10 स्मॉल यूनिट्स हो सकते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला है सुक्रोज की बात किया गया है, जो कि है इसका ओलिगोसेकेराइड का ही अंदर आता है, इसका एग्जाम्पल से। तो जो सुक्रोज है ये किससे किससे मिलकर के बना है, तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर के बना हुआ है। एंड इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट लैक्टोज की बात किया गया है। तो लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज से मिलकर के बना हुआ है और इसको मिल्क शुगर के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट माल्टोज की बात किया गया है। तो जो माल्टोज होता है ये 2 ग्लूकोज का यूनिट होता है, इससे मिलकर के बना हुआ होता है और ये प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप लोग को बताया गया है रेफिनोज के बारे में। तो जो रेफिनोज होता है ये कंपोज होता है किससे किससे मिलकर बना है, तो ग्लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो बीन्स हो गया, कैबेज हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो आप सबसे पहले इसको डायग्राम से समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है एक सेल, इस सेल को कहाँ रखा गया है, तो इस सेल को रखा गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसको क्या कहा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यदि सोल्यूट की मात्रा अधिक हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, हाई है। ठीक है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और सेल के अंदर किसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन बाहर जो है सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई हो जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑस्मोसिस होने लगता है और जो वाटर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। इस वजह से जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो सेल वाल से अंदर की तरफ क्या होता है, दूर होकर के सिकुड़ जाता है और इसी को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसको थ्योरी से पढ़िए, देखिए क्या बताया गया है। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल लॉस करता है वाटर इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में किसी भी सेल को रखा जाता है तो सेल जो होता है अपने वाटर को क्या करता है, लॉस कर देता है। ठीक है, लीडिंग टू द श्रिंकिंग ऑफ सेल साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वाल। सेल वाल से जो होता है दूर की तरफ क्या करता है, अपने जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या करता है, श्रिंक कर लेता है, इस तरीके से सिकुड़ जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है दिस अकर व्हेन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन द इनसाइड ऑफ द सेल।
ठीक है। सेल जो अंदर का सेल है उसकी अपेक्षा, जो अंदर के सेल का मटेरियल है इसके अपेक्षा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो होता है कि कंसंट्रेशन जब हाई हो जाती है तब क्या होता है कि ओस्मोसिस होने लगता है। ओस्मोसिस के थ्रू जो वाटर होता है वो क्या करता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन है, इस वजह से वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गया है। इसलिए क्या होता है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जो होता है वाटर क्या होता है जाने लगता है, और इससे क्या होता है कि सेल डेथ हो जाता है। ठीक है। बट द डिजीज में भी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल हो सकता है कब होगा? इफ द सेल इज ट्रांसफर टू अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सोलवेंट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में चारों तरफ ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तब क्या होता है कि जो वाटर है वो इन्वायरमेंट से सेल के अंदर की तरफ जाने लगता है। ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने आप लोग को बताया वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर एंड एनी अदर सिस्टम के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं हम वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो होता है एक दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल का। ठीक है। आप लोग अपने भाषा में बना सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका यूनिट होता है पास्कल, हो गया मेगा पास्कल इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के बीच क्या कनेक्टिंग लिंक है? तो जो लिंक रिएक्शन होता है इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। तो इसमें जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है ये लेग्यूम्स की प्लांट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में जो लेग्यूम्स का रूट होता है उसमें रहता है, और ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन्स होता है उसको अमोनिया में चेंज करके प्लांट को दे देता है, और प्लांट उसको क्या करता है कि प्रोटीन बनाने में और इसेंशियल कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज कर लेता है, और साथ ही साथ प्लांट को ये क्या कर देता है फूड दे देता है, राइजोबियम को फूड दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इन विच कंडीशन रूट प्रेशर इज मैक्सिमम। तो रूट प्रेशर कब हाई होगा? जब वाटर हाई होगा तब रूट प्रेशर हाई होगा। तो प्लांट में वाटर कब ज़्यादा होगा? जबकि नाइट के समय, रात के समय वाटर ज़्यादा होगा। हाई ह्यूमिडिटी रहेगा तब ज़्यादा होगा, लो टेम्परेचर रहेगा तब ज़्यादा होगा। उस समय क्या होता है कि जो रूट प्रेशर होता है वो भी हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए क्या लिमिटिंग फैक्टर नहीं है? तो इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है? तो एब्सिसिक एसिड को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन्स प्लांट का कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है इसके प्रतिकूल, प्लांट के प्रतिकूल जब इन्वायरमेंट होता है तब इसको बचाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है रेनी सीजन में वुडन डोर स्वेलअप हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर को क्या करता है एब्जॉर्ब करता रहता है, इसलिए ये स्वेलअप हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर किस आरएनए का होता है? तो जो टी आरएनए होता है इसका क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 लूप्स पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है ओलिगोसैकेराइड्स के बाद कुछ एग्जाम्पल। तो सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, रेफिनोज हो गया, ये जो है ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जो कि हमने आप लोग को बताया। तो इन सभी के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप लोग इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे।